हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अगर हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले कुछ सालों में नीट में स्पेशली इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। 4 सवाल 5 सवाल का ऐसा लगभग वेटेज बनता जा रहा है कुछ पिछले सालों से। तो हम लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि बहुत ही कम समय में जितना लिमिटेड से लिमिटेड टाइम हो उसमें हम इस चैप्टर को रिकैप करा दें, और पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा आपको कोई शॉर्ट वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर भी आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। चलो, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल चैप्टर में डेफिनेशंस को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जो भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है वो डिविजन्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल रिप्रोडक्शन। इसमें वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से हम बात करें तो इस दौरान क्या होता है, हमारे डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं, सेल्स की ग्रोथ होती है और दो सेल्स में बदल जाते हैं। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इस दौरान इन सब एक्टिविटीज़ को हम देखने वाले हैं। चलो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्यूरेशंस की, बात करें तो ड्यूरेशंस वेरी कर सकते हैं। ये चीज़ अब आपको याद करने वाला स्टार्ट हो गया। ह्यूमन सेल्स तकरीबन 24 घंटे में डिवाइड कर जाते हैं। ईस्ट, जल्दी से मुझे बताओ, ईस्ट क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या है? ईस्ट आपका क्या है? तो हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर क्या है वो आप बताएंगे। ईस्ट की सेल 90 मिनट में डिवाइड कर लेती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है ई कोलाई, जो कि बैक्टीरिया सेल होता है। ये अपने सेल्स को डिवाइड यानी 20 मिनट में कर लेती है। यानी हर 20 मिनट में ई कोलाई अपने नंबर को डबल कर लेता है और हर 90 मिनट में ईस्ट अपने नंबर को डबल करता है, और हमारी हर सेल तकरीबन 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। अगर हम सेल्स की बात करें डिविजन्स की, तो ये दो फेजेज़ में डिवाइडेड होते हैं। एक फेज़ को हम नाम देते हैं इंटरफेज़ और दूसरे फेज़ को हम नाम देते हैं जी फेज़। यानी हमारी सेल दो तरह से डिवाइड करेगी, दो फेज़ में। पहला फेज़ इंटरफेज़, दूसरा फेज़ एम फेज़। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ से, तो सबसे पहला हमारे पास जानते हैं इंटरफेज़। तो देखो, इंटरफेज़ से क्या क्या सवाल आता है। तो इंटरफेज़ में क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये तकरीबन 90% तक पूरे ड्यूरेशन, मतलब 95% तक पूरे ड्यूरेशन का ये कवर करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो ये जो इंटरफेज़ है इसको भी हमने 3 फेजेज़ में बांटा हुआ। एक को नाम देते हैं G1 फेज़, फिर है S फेज़ और फिर है आपका G2 फेज़। यानी अगर हम लोग बात करें, ये वाला फेज़, ये वाला फेज़, ये वाला फेज़, और इतने सा का जो फेज़ है इसको हमने M फेज़ बोला। ये पूरा का पूरा फेज़ हम देख पा रहे हैं, तो ये तकरीबन कितने परसेंट है? 95%। सिर्फ 5% में M फेज़ होता है। तो इंटरफेज़ को 3 भाग में बांटा है, G1, S और G2। यहाँ से आपको कुछ दिक्कत नहीं आता है, रियल दिक्कत मियोसिस में होता है, तो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला गैप 1, इसको याद रखने का तरीका हम आपको आसान बता रहे हैं, यहाँ से आप छोड़िए। सबसे पहले याद रखना, क्या यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होते हैं? क्या नहीं। क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है? क्या ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? क्या यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है? क्या बिल्कुल होता है ट्रांसलेशन। तो सिंपली आप याद रख लेंगे, इंटरफेज के हर फेज़ में ये दो चीज़ कॉमन है। यानी मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स है वो इसी फेज़ में बन जाती है। गैप 1 को अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे के पूरे फेज़ में हमने यहाँ पे गैप 1 रखा है। इसका एक और नाम हम, मुझे बताइए जल्दी से, क्या हम इसको प्री कहेंगे या पोस्ट एम फेज़ कहेंगे? जल्दी से मुझे बताओ कि हम इसको क्या नाम देने वाले हैं, प्री माइटोसिस या पोस्ट माइटोटिक फेज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनमें होता क्या है, सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है और हमारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स इसी जगह पे डबल हो जाते हैं। एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पे 3 एक्सेप्शन आपको याद रखना है, इससे सवाल आता है। MPG, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी, ये 3 ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होती है। रिमेनिंग्स जो मोस्टली ऑर्गेनेल्स हैं वो यहीं पे डुप्लीकेट हो जाते हैं। इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, आरएनए और प्रोटीन बनाता है। आरएनए बनाना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन बनाना यानी कि ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट फेज़ है एस फेज़। अगर हम एस फेज़ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा सवाल इस फेज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। क्या और किसी फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? नहीं। रेप्लिकेशन में भी क्या हो रहा है, इस बात पर गौर डालिए। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। क्या नंबर डबल हो रहा है? नहीं, अमाउंट डबल हो रहा है। नंबर डबल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या डबल हो रहा है? अमाउंट डबल हो रहा है।
और साथ साथ में यहाँ पे एक ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होता है जिस ऑर्गेनेल का नाम है सेंट्रियोल, और एक प्रोटीन बनती है जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका स्टार मार्क वाली पॉइंट क्या क्या है, अमाउंट डबल हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है, और एक ऑर्गेनेल है जो डुप्लीकेट होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। अगर हम इसको एक ओवरऑल हम देखना चाहे, अगर हम इसको इस तरह से, तो हम क्या देख सकते हैं, देखो सपोज़ हमने बोला G1 से अगर हमने किसी सेल का डिवीज़न स्टार्ट कराया G1 फेज से, और हमने माना सपोज़ इसके पास में अभी 2n/2c का कंटेंट, जैसे सपोज़ हम अपने सेल्स की बात करें तो हमारे सेल्स डिप्लॉइड हैं, सोमेटिक सेल्स, उनमें तो डिप्लॉइड का मतलब 2n का मतलब हमारे पास कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, और इसका सपोज़ जो भी वजन हो, सपोज़ 92 पिकोग्राम या कुछ भी वजन हो, ये हो गया G1 में। तो G2 में हम जाएँ, उसके बाद सबसे पहले हम किस में आ गए, फिर G2 में जाने से पहले हम S फेज़ में आए। S फेज़ में यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, नंबर एंड कंटेंट वाला अक्सर हम गलती कर देते हैं। देखो क्या नंबर डबल हुआ, नहीं डबल हुआ, तो नंबर वाले को सेम रख दे। क्या कंटेंट डबल हुआ एस फेज में, बिल्कुल कंटेंट डबल हो गया, तो यहाँ पे 2n/4c हो गया, यानी 46 पिकोग्राम। अगर पहले सपोज 92 था तो ये डबल होकर के 184 हो गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपका स्टार मार्क है, तो ये चीज़ आपको क्या याद रखना है कि इस जगह पे जैसे ही हम एस फेज़ में चलेंगे तो एस फेज़ में हमारा नंबर 2n/4c हो चुका है कंटेंट, ठीक है। G1 में क्या था कंटेंट, अगर हम स्टार्ट मान के चल रहे हैं 2n/2c से, तो क्या नंबर डबल हुआ, नहीं, क्या डबल हुआ है, कंटेंट डबल हुआ है, यानी 2n/4c। अब यहाँ से नेक्स्ट है हमारा गैप 2 फेज़, G2 फेज़, जिसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज़। क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज़। ये वो फेज़ है जिसके बाद सेल एंटर कर जाएगी माइटोसिस में। इस दौरान जो 3 ऑर्गेनेल आपके बच गए थे MPG, वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कॉमन है। ट्रांसलेशन में यहाँ पे जो प्रोटीन मेनली बनाई जाती है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कहाँ पे बनता है, इसको स्पेसिफिकली याद रखेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से चलने वाली हैं, कोई दिक्कत। अब आपसे सवाल ने पूछा कि मुझे बताओ कि G2 में कंटेंट या नंबर क्या रहने वाला है, क्या नंबर या कंटेंट में इस जगह पे मैंने कोई छेड़छाड़ किया है, नहीं किया है, तो मतलब S में हमारा था जो एज इट इज़ वही कॉपी होकर के किस में आ जाएगा, G2 में भी, क्योंकि हमने यहाँ पे DNA के नंबर या कंटेंट को कुछ भी नहीं किया। तो फिर से G1 में 2n/2c, G2 में डबल हो गया कंटेंट 2n/4c, S में भी क्योंकि S का ही एज इट इज़ G2 में आ गए, तो हम G2 में इसी तरह से लिख देंगे। चलो अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं M फेज़। M बोले तो क्या हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, M बोले तो मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले। अगर ह्यूमन्स के सेल में बात करें 24 घंटे में डिवाइड होती है, तो M फेज़ सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा डिवीज़न है 2 फेज़ में डिवाइडेड होती है। पहले देखो हमने क्या बताया, ये हमारा सेल था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा M फेज था, रिमेनिंग क्या थे आपके इंटरफेज, G1, फिर था S, फिर था G2, ये है आपका M। अब ये जो हमारा M फेज़ है, इस M को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करने वाले हैं। तो याद रखेंगे G1, S, G2, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। आपके मन में नंबर एंड कंटेंट को लेकर के होगा, तो मुझे बताओ अगर G2 में 2n/4c था, तो क्या वहाँ पे कोई कंटेंट नंबर में चेंज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये M फेज़ में एंटर कर रहे होंगे तो इसके पास में नंबर क्या रहने वाला है, 2n/4c। एंटरिंग के टाइम पे, एंटर जब ये कर रहा है तो नंबर कितना है, 2n/4c। अब नंबर आगे चल के क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, वो आगे हम एक एक करके देखते हैं। चलो अब यहाँ से हम लोग बात करें तो M फेज़ में यानी माइटोसिस की बात करें तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे हमारे हार्ट के सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं या डिवीज़न को रोक करके एक स्पेसिफिकली इस फेज़ में एंटर कर जाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं G0, या उस फेज़ को हम नाम देते हैं क्विसेंट फेज़। तो ये कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि जो भी जन्म लिया है वो डिवाइड करेगा ही, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवीज़न करते ही नहीं हैं,
तो डिवीज़न जो सेल नहीं करते हैं वो अपने आप को कौन से फेज़ में पाते हैं, G0 या G0 हम इसको नाम देते हैं, या इसी को हम नाम देते हैं क्विसेंट स्टेज। इसमें सवाल आपसे पूछता है क्या सेल ग्रो कर रहा है इसमें, तो आंसर इज़ नो। क्या सेल प्रोलिफरेट करेंगे यानी फलेंगे फूलेंगे, तो आंसर इज़ नो। तो फिर सवाल पूछेगा क्या सेल लिविंग है यहाँ पे, बिल्कुल लिविंग तो है लेकिन डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सवाल में पूछता है, अच्छा से याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ना ग्रोथ होगा ना प्रोलिफरेशन होगा, लेकिन सेल कैसे होंगे, लिविंग होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारा माइटोसिस के बारे में जाने तो कुछ एक दो थ्योरी देखते हैं माइटोसिस में। तो सबसे पहला हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस आपको देखने को मिलता है कौन से सेल में, जनरली सोमेटिक सेल में। आपके मन में आएगा सर सोमेटिक सेल गैमेटिक सेल्स क्या होते हैं। जैसे गैमीट बनाने में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उनको गैमेटिक सेल्स कहते हैं, और जो गैमीट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है वो सोमेटिक सेल है। जैसे सिंपली याद रख लो, गैमीट यानी मेल में जो गैमीट बनाने में इन्वॉल्व होंगे, जैसे स्पर्म बनाने में जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे वो गैमेटिक हो गए, और जो नहीं है इन्वॉल्व वो सारे के सारे सोमेटिक होते हैं, सिंपल। फीमेल में वैसे ही ओवम या एग बनाने में जो इन्वॉल्व है वो गैमेटिक, और रिमेनिंग सारे के सारे कैसे होते हैं, सोमेटिक होते हैं। आओ माइटोसिस को हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों कहते हैं, जैसे याद करो माइटोसिस में जब कोई सेल एंटर कर रहा था उसकी ये वैल्यू थी 2n/4c, और जब ये सेल नई बना देती है और लेकिन इनिशियली G1 फेज़ में इनका कंटेंट था 2n/2c, माइटोसिस में जाते जाते इसका कंटेंट था 2n/4c। माइटोसिस ख़त्म होते होते ये जो सेल्स हैं इसके कंटेंट हो जाते हैं 2n/2c, लेकिन 2n/2c के दो बन गए, एक दो। तो देखो 2n/2c का एक था और यहाँ पे हमारे पास फाइनली 2n/2c के दो बन जाते हैं, इसीलिए माइटोसिस को हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल का मतलब अपने ही जैसा, ठीक है। एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, कॉपी कह लो, कार्बन कॉपी कह लो, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनता है माइटोसिस में, ठीक है। ये जनरली किस में देखने को मिलते हैं, डिप्लॉइड सेल में। जनरली ऐसा नहीं कि किसी हैप्लॉइड सेल में नहीं मिलेगा, मिलेगा। कुछ हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलते हैं, सम लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे कि बीज में आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो याद रखेंगे माइटोसिस क्या सिर्फ डिप्लॉइड में देखने को मिलेगा, नहीं। क्या सिर्फ सोमेटिक सेल में देखने को मिलेगा, नहीं। यानी डिप्लॉइड में भी मिलते हैं, हैप्लॉइड में भी मिलते हैं, सोमेटिक सेल्स में सिर्फ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आप एक बार समअप करके मुझे से बताइए यहाँ से, जब तक अभी G1 में कंटेंट नंबर क्या था, G2 में नंबर और कंटेंट क्या था, S में नंबर और कंटेंट क्या है, जल्दी। क्योंकि माइटोसिस का नंबर और कंटेंट वाला आपसे अक्सर सवाल में पूछता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने लिख दिया होगा। तो देखो सबसे पहले हमने देखा G1 2n/2c, फिर आगे गया S में 2n/4c, फिर गया 2n/4c। अब माइटोसिस में जो एंटर कर रहा है उस समय पे अभी भी क्या है, 2n/4c। अब यहाँ पे हमने आपको बताया माइटोसिस दो फेजेस में डिवाइडेड है, एक को हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये जो हमारी कैरियोकाइनेसिस है वो भी फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, फिर इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखिए प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज में क्या होता है, आइए इसकी कहानी को समझते हैं। हम पहले आपको संक्षिप्त में बताते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले प्रोफेज में हो क्या रहा है, सबसे पहले सेंट्रियोल्स को ध्यान दीजिए। एनिमल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, सेंट्रियोल्स पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है, प्रोफेज की शुरुआत मानी जाती है जब हमारे सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये शुरुआत हुआ। लेट प्रोफेज में आते आते सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे आ जाते हैं और यहाँ से जो धागा निकलता है, इस धागे का टारगेट है हमारे क्रोमोसोम्स में जो काइनेटोकोर डिस्क है उस पर अटैच हो जाना। उससे अटैच होने से जस्ट पहले तक हमारा फेज रहता है प्रोफेज। जैसे ही उस काइनेटोकोर डिस्क से अटैच हो गया, ये कहेगा मेटाफेज। अब इस रास्ते में न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ERGB, उन सबको तोड़ता हुआ वो एंटर कर चुका था। मेटाफेज में आते ही इस क्रोमोसोम्स पे इस हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो चुके हैं और सारे क्रोमोसोम्स को बीच में ले आते हैं मेटाफेज में। जब सारे क्रोमोसोम्स बीच में आ गए तो फिर सारे क्रोमोसोम्स को ऊपर नीचे की तरफ खींचा जाएगा और उनके काइनेटोकोर डिस्क से अटैच्ड स्ट्रक्चर उनके सेंट्रोमियर को तोड़ करके एक को ऊपर एक को नीचे खींच लेगा। यानी ये फेज हमारा एनाफेज कहता है। एनाफेज में जैसे ही आपके क्रोमेटिड अलग हुए
वैसे ही ये धागे वापस से धागे में बन जाएंगे, क्रोमेटिन में बन जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे क्रोमेटिन बना तो क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो देगा और फिर वापस से टेलोफेज में जो चीज़ प्रोफेज में गायब हुआ था वो आ जाएगा। और आते ही हमने इसको अब नाम देना शुरू कर दिया, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। और फिर यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़ बंटवारा हो गया न्यूक्लियस का, फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा और फाइनली 2 सेल्स नए बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आइए इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में इवेंट्स के तौर पे 2-3 इवेंट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है, शुरुआत इसका कैसे माना जाता है, सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, बिगिन टू मूव, यानी अगर आप माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं तो आप इस सेंट्रियोल्स को अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए देखेंगे। अगर सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है तो वहीं पे ये जो हमारे क्रोमेटिन थे वो धीरे धीरे क्रोमोसोम में बदलना शुरू हो जा रहे हैं, यानी क्रोमोसोम फॉर्म्स, क्रोमोसोम बिगिन्स टू फॉर्म, या कह लो क्रोमोसोम फॉर्म्स। और इस समय पे आपकी जो क्रोमोसोम है वो सबसे बन ही रही है तो लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होती है, लॉन्ग होती है और काफ़ी मोटी होती है। यानी 2 इवेंट आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे ही अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज की शुरुआत कैसे मानी जाती है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ आपकी क्रोमेटिन जो भी धागे के फॉर्म में थी वो क्रोमोसोम बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब जैसे ही हमारी ये जो सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए हैं और पहुंचते ही इनका टारगेट क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। इवेंट इसमें लेट प्रोफेज है, ये हमारा कैसा प्रोफेज है, लेट प्रोफेज। यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फॉर्म्स। सबसे पहले क्या बनेगा, स्पिंडल फॉर्म। अब मुझे बताओ इस स्पिंडल का टारगेट क्या है, टारगेट किस पे जाके अटैच होना है, अटैच टू काइनेटोकोर डिस्क, अटैच टू केसी डिस्क ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर डिस्क पे जाके अटैच होना है। क्या क्रोमोसोम ऐसे ही घूमते हुए नजर आएंगे क्या, वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस तक पहुंचने के लिए इनको किन किन चीज़ों की बलि देनी पड़ेगी, तो बाहर से आ रहा था तो सबसे पहले मिला जीबी, फिर क्या मिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ मौजूद थे, और फिर क्या मिला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या मिला, रास्ते में इनको मिलते हैं न्यूक्लियोलस। इन सारे चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, डिसअपियर्स, यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुके हैं और ये अभी यहाँ तक पहुँच ही रहा है, अभी पहुँचा नहीं है। लेट प्रोफेज को क्या हम कहेंगे पहुँच गया है, नहीं, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से धागे निकले हैं और धागे बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ से क्या आपको याद रखना है, अब लेट प्रोफेज ये धागे निकले, सबको तोड़ा, और ये जो हमारी स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर रिचेस नियर टू, किसके करीब आ चुका है, रिचेस नियर टू केसी डिस्क, काइनेटोकोर डिस्क। तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कितने काइनेटोकोर डिस्क होते हैं, 2 होते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। यहाँ पे पहुँच चुका है, अभी उससे अटैच नहीं हुआ है, यानी लेट प्रोफेज। क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट, अब जैसे ही हमने क्या देखा कि ये हमारा सेंट्रियोल था अपोजिट पोल की तरफ, सेंट्रियोल था और सेंट्रियोल से यहाँ से निकले थे धागे, यहाँ से निकले कुछ इस तरह से धागे, और ये जो धागे हैं पूरी तरह से अटैच होने को तैयार है। क्या अभी हम अटैच दिखा सकते हैं, नहीं, हम क्या अटैच अभी नहीं दिखा सकते हैं, अभी अटैच नहीं हुआ था। अब ये जब दूर दूर इधर उधर फैले हुए थे, अब जैसे ही हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, प्रोफेज से मेटाफेज में एंटर कर रहे हैं, तो यानी ये जो धागे हैं जैसे ही सटते हैं काइनेटोकोर डिस्क में, उसी को हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यानी ट्रांजिशन टू मेटाफेज को हम दे सकते हैं अर्ली मेटाफेज। क्या नाम देंगे, अर्ली मेटाफेज। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर डिस्क अटैच्ड हो जाता है जाके, अटैच्ड विथ स्पिंडल। इस स्पिंडल फाइबर ने किसको अटैच कर लिया, काइनेटोकोर डिस्क को अटैच कर लिया। अब देखो ये हमारी सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स अब इस तरह से कहाँ आ चुके हैं, ऑल क्रोमोसोम्स। जैसे ऑल क्रोमोसोम्स, अब ह्यूमंस के सेल की बात करें तो इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ चुके हैं, एज इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे आ चुके हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। अब जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर है तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स को लाया जाएगा सेंटर पे, ठीक है, सब
देखो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे के सारे क्रोमोसोम्स इधर उधर फैले हुए हैं, 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 इधर उधर फैले हुए हैं। अब जैसे ही सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लाया जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे कहाँ क्या हो जाएगा, ऑल क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट सेंटर, ऑल क्रोमोसोम्स अलाइंस एट सेंटर, सारे के सारे क्रोमोसोम को सेंटर पे ला दिया जाएगा। और इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट जो इधर उधर फैले हुए थे क्रोमोसोम, उसको सेंटर पे लाया गया। इस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं कॉन्ग्रेशन। क्या नाम देते हैं, कॉन्ग्रेशन। तो इस तरह से सारे क्रोमोसोम सब क्या हो गए, बीच में हो गए। अब बीच में आने से क्या हुआ कि देखो इस पे आपके पास में देखो सपोज 50 बच्चे हैं या 46 बच्चे हैं, सब प्लेग्राउंड में इधर उधर खेल रहे हैं, आपको बोलेगा काउंटिंग करना, क्या पॉसिबल है, नहीं। तो उसको अगर आपको काउंटिंग करना है तो सबको एक लाइन में लाना पड़ेगा। तो फिर यहीं पे इसी फेज़ में सारे के सारे क्रोमोसोम मोस्टली कंडेंस्ड हो चुके हैं, जितना इनको कंडेंस होना था वो कंडेंस्ड हो चुके हैं। और इसी फेज़ को कहा जाता है बेस्ट फेज़ to study morphology of chromosome, to best phase to study morphology की स्टडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट फेज माना जाता है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, एक इवेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम में जितना कंडेंसेशन होना था वो यहाँ पे कंडेंस्ड हो चुका है। क्या और कंडेंस हो सकता है, नहीं, क्रोमोसोम जितना ज़्यादा कंडेंस्ड होना था वो यहाँ पे हो चुका है। कोई दिक्कत, जितनी मैक्सिमम कंडेंस, इसीलिए हम इसको इवेंट्स को आप अच्छे से याद रखिए। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, सारे के सारे में अटैच होते ही प्रोफेज शुरू, मतलब मेटाफेज शुरू, जैसे ही अटैच हुआ अब इसके बाद से लेट होने लगेगा। फिर क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स को जब बीच में ला दिया जाएगा तो ये हमारे कहलाते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहलाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, यानी बीच में ला दिया। और उस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, कॉन्ग्रेशन। सब के सब क्रोमोसोम्स आ गए बीच में। अब इसी फेज़ में क्रोमोसोम अपनी मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट पे है, जितनी चाहे आप कंडेंस्ड मैक्सिमम कर सकते थे, कर दिया, शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप इस फेज़ को कहते हैं बेस्ट फेज़ टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम नंबर या कंटेंट की बात करें तो मुझे बताओ, क्या मैंने अभी प्रोफेज में कहीं क्रोमोसोम का नंबर में कुछ ऐसा हो रहा है या कंटेंट में कुछ ऐसा बोला, मैंने नहीं बोला। क्या हमने मेटाफेज में नंबर या कंटेंट में कुछ बोला, नहीं बोला। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि देखो एनाफेज में आने से पहले G1 में आपका था 2n/2c, ठीक है। G1 के बाद S से लेकर के मेटाफेज तक, S से लेकर के मेटाफेज तक कंटेंट और नंबर हमारा क्या है, 2n/4c, क्योंकि हमने किसी भी तरह के कोई नंबर या कंटेंट में अब तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब देखिए, जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे इस जगह सेंटर पे थे, ठीक है, अब नेक्स्ट फेज क्या होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सबसे पहले हम इवेंट्स की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्पिंडल, स्पिंडल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पिंडल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो स्पिंडल धागे होते हैं, ये धागे में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी धागे छोटे होने लगेंगे। ऊपर वाला धागा ऊपर की तरफ खींचने लगेगा, नीचे वाला धागा नीचे की तरफ खींचने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये हमारे क्रोमोसोम्स थे, इसको ऊपर से खींच रहा है, नीचे वाला नीचे से खींच रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जिस जगह से अटैच थे पॉइंट से, हमने कल ही आपको बताया था सेल में कौन से पॉइंट से अटैच थे, सेंट्रोमियर से। तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएंगे, दोनों टूट जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पिंडल में, स्पिंडल शॉर्ट होने लगेंगे, शॉर्ट होने की वजह से फाइनली क्या होगा, दोनों सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही सेंट्रोमियर टूटेगा, अब आपके मन में आएगा क्या नंबर कंटेंट में डिफरेंस आएगा। देखो बिल्कुल नंबर कंटेंट में डिफरेंस आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले 2n/4c था नंबर, ये टूट करके आधी ऊपर आधी नीचे चली गई। तो जैसे 46 थे तो इसको हमने 46 कहा, तो एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो 46 तो अभी भी है। तो यहाँ पे क्या है, 2n, लेकिन इसका वजन देखो और इसका वजन देखो, ये डबल था वजन में, तो नंबर क्या सेम रहा और कंटेंट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ से बन गए 2n/2c के 2। यही एक वो पॉइंट है जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 2n/2c कैसे आया। क्लियर है।
सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हुआ। अब जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्या हम क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम कहेंगे? नहीं, क्रोमोसोम लूजेज इट्स आइडेंटिटी, क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देगा, लूजेज इट्स आइडेंटिटी। और अब हम क्रोमोसोम को क्रोमोसोम ना कह करके फर्दर हम क्या कहने लग जाते हैं? क्रोमेटीन कहने लग जाते हैं। कोई दिक्कत एनाफेज में? ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी तरह का किसी को कोई दिक्कत, इवेंट क्या हुआ एनाफेज में? मेटाफेज में दोनों बीच में थे, दोनों तरफ से धागे खींचने शुरू हो गए अपोजिट पोल की तरफ से, और खिंचाव इतना तेज़ था कि सेंट्रोमियर बीच से ही टूट गया और एक ऊपर एक नीचे गया। तो जब ऊपर और नीचे गया तो नंबर वैसा का वैसा रह गया, लेकिन कंटेंट आधा हो गया। तो इसी फेज़ को हम नाम देते हैं एना फेज़। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है टीलोफेज। टीलोफेज की पहचान करनी क्या है? जब डायग्राम बेस्ड सवाल आएंगे तो जब भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे टीलोफेज है। ठीक है, तो टीलोफेज में अगर हम इवेंट की बात करें तो इसको कहा जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ प्रोफेज यानी जो जो चीज़ें यहाँ से गायब हुई थी सब चीज़ें वापस आ जाएगी। यानी गायब क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ERGB दोबारा से आ जाते हैं। जो चीज़ें गायब हुई थी वो वापस यहाँ पे क्या हो गई? अपीयर्स हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम्स जो कि क्रोमेटीन बन गया है वो कहाँ पे है? क्रोमेटीन आर एट अपोजिट पोल। जो क्रोमेटीन में बदल चुका है वो अब हमारे दोनों दो तरफ है, दोनों दो तरफ है। ठीक है, अब इसी के लिए हमने इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा। अब आपके मन में आ गया सर नंबर और कंटेंट क्या होगा? तो देखो ऊपर गया था कितना वाला? 2n/2c, तो नीचे कितना था? 2n/2c नीचे भी रहे थे। तो यानी ऊपर और नीचे हमारे पास में कुछ इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है ये कंप्लीट होता है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट, यानी सेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, उसको हमने बांट दिया धागे को। अब बारी है इसके अंदर की छोटी मोटी चीज़ें जैसे ऑर्गेनेल, जैसे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोन का मतलब यहाँ साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। तो देखो अगर हम लोग डिविजन्स की बात करें तो इसका डिवीज़न इट स्टार्ट्स व्हेन टीलोफेज अभी प्रोग्रेस में ही था, तब यहाँ से डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। एनिमल में अलग तरह से होता है, प्लांट में अलग तरह से होता है। अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको डायरेक्टली याद रखना है सेल फरो। फरो का मतलब होता है गड्ढा। जैसे हम ये स्ट्रक्चर्स हैं तो देखो ये हमारी सेल्स थी, ठीक है, अंदर की तरफ गड्ढे होने लगेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपीटल कहलाता है एनिमल में। ये किस में हो रहा है? एनिमल में हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो फेज हो रहा है किस में हो रहा है? एनिमल में। क्या बनेगा? गड्ढा बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा तो सेंट्रीपीटल होगा। ठीक है, क्या बनेगा? फरो बनेगा, यानी क्लीवेज बनेगा अंदर की तरफ। ठीक है, और फिर ये अंदर आते रहेंगे एक दूसरे के साथ, और फाइनली यहाँ से टूट करके दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे एक सेल से दो सेल बनेंगे। फिर से नंबर एंड कंटेंट पूछेगा सर एनाफेज में ऊपर 2n/2c का था, नीचे 2n/2c था, फाइनली साइटोप्लाज्म के बाद क्या हो गया? 2n/2c का 2 हो गया। तो आप ध्यान कीजिए G1 में 2n/2c का 1 था, यहाँ पे एज इट इज 2n/2c का 2 बन गया। लेकिन फिर आपके मन में आएगा सर एनिमल सेल में कैसे होता है? क्योंकि एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होता है। तो इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है सेल प्लेट, और इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है गोल्जी बॉडी। ये क्या करती है? देखो जैसे सपोज ये सेल है तो ऊपर अलग था, नीचे अलग था, इसकी गोल्जी बॉडी एक लेयर इधर बनाएगी, इसकी गोल्जी बॉडी एक लेयर इधर बनाएगी, और ये बन जाएगा हमारा मिडिल लेमेला। और फिर फाइनली यहाँ से ये टूट जाएंगे। बनने का डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर से दूर की तरफ, इस तरह से ऐसे बनेंगे। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो आपको डायरेक्टली सिंपल याद क्या रखना है? प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल में सेंट्रीपीटल, एनिमल में सेल फरो, प्लांट में सेल प्लेट। ठीक, दैट्स इट। तो चलो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी कुछ केसेस में ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब भी बनाने में, ठीक है, कुछ केसेस में सम ऑर्गेनिज्म, कल ही हमने आपको बताया था क्या कंडीशन हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कब? जैसे हमने बताया कि देखो एक न्यूक्लियस ऊपर, एक न्यूक्लियस नीचे।
अगर किसी रीजन से न्यूक्लियस डिवाइड तो हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर पाएगा किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे एक सेल ही रह जाएगा लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियस आ जाएगा। यानी इफ़ अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगा। एक सेल के अंदर बहुत सारे या 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब एक ग्लांस में हम ओवरऑल स्टेप्स की बात करें तो आओ देखते हैं ओवरऑल स्टेप। G1 में 2n/2c, S में कंटेंट डबल हुआ 2n/ S में आते ही कंटेंट हो गया 2n/4c, S में 2n/4c, G2 में सेम 2n/4c, ठीक है। प्रोफेज में 2n/4c, मेटाफेज में 2n/4c, एनाफेज में यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस आ गई और वो डिफरेंस है 2n/2c के 2 बन गए। यहाँ पे 2n/2c का क्या बन गया, 2 बन गया। और टीलोफेज में क्या था, 2n/2c का 2 रहा। और फाइनली माइटोसिस हुआ, एक सेल जिसकी शुरुआत हुई थी 2n/2c से और यहाँ पे हो गया इनका माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद यहाँ पे हमारे बन गए 2n/2c के 2 सेल जो कि एग्जैक्ट अपने पेरेंट सेल की कॉपी होती है। यही हमने देखा। तो एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर एंड कंटेंट वाला अक्सर बार बार हम भूल जाते हैं, तो जल्दी से यहाँ पे आप देख लीजिए। नंबर एंड कंटेंट माइटोसिस में ही पूछता है, म्यूसिस में नहीं पूछता है, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ किसी को किसी भी नंबर या कंटेंट में कोई दिक्कत है। देखो ट्रांजिशन एक इस जगह पे हो रहा है, ट्रांजिशन एक इस जगह पे हो रहा है, तो ये आपको बेसिकली समझ में आ गया तो फिर चीज़ें आसान है। चलिए अब यहाँ से हम देखें तो माइटोसिस हमने करा दिया। अब इस माइटोसिस से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है और इस मेथड से हम सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। हमारी बॉडी ग्रोथ में मदद करेगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मदद करेगा इसके ग्रोथ में। और ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंटली याद रखना, इट रिस्टोर्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म के रेशियो को रीस्टोर करता है जो कि डिस्टर्ब हो गया था ग्रोथ के दौरान। याद है 2n/2c से 4c हो गया था, उसको रीस्टोर करने का। और ये इसका एक और काम होता है, सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में भी ये मदद करते हैं। चलिए अब यहाँ से हमारे पास आता है मियोसिस। मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जिनका नाम है फार्मर एंड मुरे, ठीक है, फार्मर एंड मुरे। इसमें होता क्या है, सिंपल, जिस तरह से माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते थे और सेम बनते थे, यहाँ पे क्या होता है, एक सेल से मियोसिस 1 के जरिए 2 सेल बनेगा, फिर मियोसिस 2 के जरिए 4 सेल बना दिए जाते हैं, सिंपल। तो मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं और डिप्लॉइड सेल सारे के सारे हैप्लॉइड सेल में बदल जाते हैं। ये डिफरेंस है, वहाँ पे डिप्लॉइड डिप्लॉइड ही रह जाता था, यहाँ पे डिप्लॉइड हैप्लॉइड में बदल जाता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड में ही देखने को मिलेगा, ओनली इन डिप्लॉइड सेल। सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, डिप्लॉइड सेल में। तो सिंपली याद क्या रखना है, माइटोसिस में 1 से 2 बनता था और जैसे पेरेंट एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाई जाती थी डॉटर को। जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंटल सेल हमारे पास में मियोसिस 2 बार स्टेप में कंप्लीट होता है और इन 2 स्टेप से 4 डॉटर सेल बना ली जाती है। देखने वाले हैं कि कैसे मियोसिस से 1 से 4 सेल बनता है। तो अगर हम बात करें तो मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसा, पहला स्टेप मियोसिस 1, दूसरा स्टेप मियोसिस 2। यानी सिंपल अगर हम आपको यहाँ पे समझाना चाहे तो देखो क्या हो रहा है। आओ हम इसको आपको यहाँ पे इस वे में समझाते हैं। देखो सबसे पहले सेल को मियोसिस करना हो चाहे माइटोसिस करना हो, करना तो होगा G1 में कंटेंट था 2n/2c। फिर अगला क्या हो जाएगा, S, यहाँ पे क्या होता है 2n/4c। फिर अगला क्या होगा G2 और यहाँ पे कंटेंट हो जाता है 2n/4c। अब यहाँ से सेल एंटर करेगा मियोसिस में। तो जिस तरह से मियोसिस में अभी माइटोसिस में हमने पढ़ा था या माइटोसिस में, तो जिस तरह से वहाँ पे हमारे पास थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यहाँ भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन मियोसिस में ये चीज़ें 2 बार हो जाती है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मियोसिस। यानी अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, इन चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से मियोसिस हमारी 2 तरह से डिवाइडेड होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
ठीक है। तो देखो माइटोसिस जिस तरह से दो फेजेस में कंप्लीट हो रही थी, एक था आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस। तो इनमें भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 1 और फाइनली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 2 और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2। यानी माइटोसिस के लिए जाना है तो क्या, G1S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होगा, G1S G2, मियोसिस 1, उसमें कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, मियोसिस 2 यानी कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मियोसिस 1 को हमने नाम दिया है रिडक्शनल डिवीज़न। इसको हम क्या नाम देते हैं, मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर एंड कंटेंट दोनों आधा हो जा रहा है। नंबर एंड कंटेंट क्या हो जा रहा है, इज इक्वल टू हाफ्ड, आधा कर दिया जा रहा है। जबकि ये, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर एंड कंटेंट दोनों के दोनों सेम रह रहे हैं। फिर से ध्यान दो, G1S G2, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शनल क्यों कहा, नंबर, अभी देखेंगे आगे, नंबर और कंटेंट दोनों आधा हो जा रहा है, जबकि मियोसिस 2 में ऐसा सेम रह रहा है नंबर, इसलिए हम इसको नहीं कहते हैं रिडक्शनल, इसको हम इक्वेशनल कहते हैं। ठीक है। तो आइए इसी को हम एक एक करके देखते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 को हमने क्या नाम दिया था, रिडक्शनल, जबकि इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। मियोसिस 1 में क्या होगा, पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर क्या होगा, इनके बीच में एक छोटा सा गैप आता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। ठीक है। चलो चलो फिर आएगा मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और यहाँ से फर्दर हम एक एक करके इन्हीं को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है। अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें तो ये टिपिकली लॉन्गर होता है। लॉन्गर क्यों होता है, अभी हम लोग देखेंगे। प्रोफेज 1 जिस तरह से सिर्फ प्रोफेज यानी माइटोसिस में था, प्रोफेज था मतलब अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है मियोसिस की। क्यों, क्योंकि ये फर्दर आगे 5 छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइडेड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इसको हम आपको शॉर्ट में पहले एक कहानी के तौर पे समझाएंगे, फिर आपको समझाते। देखो समझो कि आप आए थे स्टार्टिंग में, आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, बॉयज़ गर्ल्स का बैच बन रहा था, एक दूसरे को नहीं जानते थे फर्स्ट डे। फिर धीरे धीरे जानने लगे दोनों के बीच में, एक बॉयज़ एक गर्ल्स के बीच में, फिर दोस्ती होने लगी। दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ा। फिर एक समय आया जब दोनों ने डिसाइड किया अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, तो दोनों सेपरेट होने लगे। सेपरेट होने तो एक दोनों का बीच में जज आया जिसने कहा कि एक और मौका इसको देना चाहिए। तो फिर दोबारा दोनों को साथ लाया गया, लेकिन फिर दोनों ने डिसाइड किया हमें साथ नहीं रहना है। जिसमें कोई एक है जो पूरा एफर्ट डालेगा कि हम रहे, दूसरा बिल्कुल दूर जाना चाहेगा, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा लेप्टोटीन से लेकर के डाइकाइनेसिस तक की कहानी है। तो याद रखने का तरीका है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब एक एक करके हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन, इसको हम लोग नाम देते हैं बुके स्टेज। क्या नाम देते हैं, बुके स्टेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे के सारे क्रोमोटीन जो क्रोमोसोम बन रहे हैं वो एक ही जगह से, जिस जगह पे सेंट्रियोल है वहीं पे अक्सर दिखते हैं। ऐसा लगता है इस तरह से बुके दिया जा रहा है, तो इस स्टेज को नाम दिया जाता है बुके स्टेज। इसमें सिंपली आपको क्या याद रखना है, इसका नाम है बुके स्टेज। ये वो स्टेज है जब कोई किसी को नहीं जानता था, सब नए नए आए थे, सब एक साथ इधर उधर मिक्स होकर के बैठे हुए थे। अब जैसे ही लेप्टोटीन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है जाइगोटीन। अब यहाँ पे जाइगोटीन में ये डायग्राम देखिए, न्यूक्लियस के अंदर की कहानी क्या हो रही है। जैसे ही लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है, एक क्रोमोसोम हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, दूसरा क्रोमोसोम सपोज फीमेल मान लो, इसको हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, और इस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
यानी 46 के 46 क्रोमोसोम्स धीरे धीरे आपस में अपनी अपनी पेयरिंग, अपनी जोड़ी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, होमोलोगस पेयरिंग खोजना स्टार्ट कर देंगे। अब पेयरिंग के लिए पहले बॉन्ड बनना जरूरी है, और वो बॉन्ड बनाता है कौन से प्रोटीन से? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम के प्रोटीन से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बना, दोनों करीब आए, जब दोनों करीब आ गए तो पेयर्ड हो गए, तो अब हम इस पेयर्ड स्ट्रक्चर को नाम देने लग जाते हैं बाईवेलेंट। इसको हम लोग क्या नाम देने लग जाते हैं? बाईवेलेंट। यहाँ पे बाईवेलेंट दिखना शुरू हो जाता है, सिंपल। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में हमने क्या देखा? सबसे पहला, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बॉन्ड बनते ही दोनों आपस में करीब आ जाएंगे। जब दोनों करीब आएंगे तो हम इसको नाम देते हैं पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, और उस पेयर्ड स्ट्रक्चर को, एक क्रोमोसोम के जोड़े को अब हम नाम देने लग जाते हैं बाईवेलेंट। क्या नाम देने लग जाते हैं? बाईवेलेंट। या इसी को हम नाम देते हैं टेट्राड। टेट्राड क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम। टेट्राड या बाईवेलेंट एक ही चीज़ है। कहाँ पे देखने को मिला? सबसे पहले जाइगोटीन में। किसकी वजह से? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी साइनेप्टोटीन स्टेज भी कहते हैं। इसी को हम कभी कभी क्या नाम देने लग जाते हैं? साइनेप्टोटीन स्टेज। तो देखो सिंपली क्या हुआ, अब ये जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है साइनेप्सिस। क्या नाम दिया जाता है? साइनेप्सिस। पेयरिंग को नाम देते हैं साइनेप्सिस। किसकी मदद से होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने एससी कहा है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बाइवेलेंट। उम्मीद है ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। लेप्टोटीन में कोई किसी को नहीं जानता था, इधर उधर सब बिखरे हुए थे, 46 के 46 बिखरे हुए थे। जैसे ही जाइगोटीन में आया, सब ने अपनी अपनी जोड़ी ढूंढनी शुरू कर दी, और ढूंढते ही सब आपस में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से हर किसी ने अपना अपना जोड़ा बनाया। बनाने के प्रोसेस को साइनेप्सिस बनाने के लिए जरूरी है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बनने के बाद जो बना, इसको कपल कहते हैं। कपल यानी बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ से जैसे ही हमने देखा लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज है पैकेटीन। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स आपस में करीब आए हैं, करीब आए हैं। अब वापस से हम आपको दिखा रहे हैं हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है हमने, फीमेल मेल कुछ भी मान लो, ग्रीन और ब्लैक। तो आइए हम ग्रीन कलर का एक क्रोमोसोम दिखाते हैं, दूसरा क्रोमोसोम हम दिखाते हैं आपको ब्लैक कलर का। अब यहाँ पे इसके बीच में मौजूद पहले से बॉन्ड क्या है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड और ज़्यादा गाढ़ा होता चला गया। ये बॉन्ड क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। फिर अब इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा? एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या नाम देंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या इसी को हम नाम देते हैं हुक। या और इसको बनाने के लिए जो ज़रूरी है हमारे पास एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा? वहाँ पे हमने देखा अलग अलग थे, जोड़ी बना। जोड़ी बनने के बाद यहाँ पे अब एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिस हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और फाइनली इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर बन जाता है। तो डायरेक्टली सवाल आपसे बहुत बार पूछेगा, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कहाँ होता है? ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये सब किसका फीचर है आपके पास में? ये हमारा पैकेटीन का फीचर है। किसका फीचर है? पैकेटीन का। उम्मीद है क्लियर होगा। सबसे पहले लेप्टोटीन में कोई किसी को नहीं जानते थे, इधर उधर थे, जोड़े बनाए गए जाइगोटीन में। इन जोड़ों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लिया। कौन से फेज में? आते आते पैकेटीन में। अब जैसे ही पैकेटीन में यहाँ पे देखिए इनके जोड़ी हो गई। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से एक क्रोमोसोम अब यहाँ से दूर भागने की शुरू करने लगेगा। तो इस तरह से दूर भागना शुरू होगा। तो आप जानते हैं अगर दूर भागना है तो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट, यानी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो इनके बीच में बॉन्ड था वो क्या हो गया? वीक हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और फिर यहाँ से हम जूम करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वो है जो रोकना चाह रहा है इस रिश्ते को, एक वो है जो बिल्कुल यहाँ से दूर भागने की कोशिश में लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं काइज़माटा। क्या नाम देते हैं? काइज़माटा। यानी
काइज़माटा कौन से फेज़ में बनता है? डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। और यही वाली जो फेज़ है ये हमारी लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ प्रोफेज़ है। लॉन्गेस्ट फेज़ इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं, क्लास 12th में आपने पढ़ा है, ह्यूमन फीमेल्स के जन्म होने से पहले ही उनकी ओवरी में जितने भी एग्स होते हैं सारे के सारे मियोसिस शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन सारे के सारे आकर के डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाते हैं। और ये कब तक रुकी रहती है? जब तक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहली बार अटेन ना कर ले, प्यूबर्टी तक। तकरीबन 12 साल, 10 साल, 13 साल तक का ये गैप रहता है। डिप्लोटीन अपने आप को 13-13 साल, 12-12 साल तक रोके रखता है, इसलिए ये फेज़ कैसा माना जाएगा? लॉन्गेस्ट। इस फेज़ की खास बात क्या है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेट यानी ढलना खत्म शुरू हो जाता है और यहाँ पे बन के आता है हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर एक्स शेप का, जिसका नाम होता है काइज़माटा। उम्मीद है आपको क्लियर होगी कहानी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? डाइकाइनेसिस। अगला स्टेज को हम नाम देते हैं डाइकाइनेसिस। यहाँ पे देखो एक दूर जाना चाह रहा था, जैसे दूर गए हो या दूर जाना चाहते हो, वैसे ही दूर एक जाना चाह रहा है। ठीक है, एक दूर जाना चाह रहा था, दूसरा इसको रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन दूसरा नहीं रुकता है और इनके बीच में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। यहाँ पे क्या अब ये दोनों करीब हैं? नहीं है। क्या एक्स शेप का काइज़माटा दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी एक्स शेप का काइज़माटा डिसअपीयर हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप गौर करके देखिए, ये दोनों अब दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। काइज़माटा ख़त्म हो चुका है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे का अंश छुप सा गया है, क्योंकि दोनों आपस में क्या किए थे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाए थे। तो ग्रीन वाले में ब्लैक वाले का अंश आ गया और ब्लैक वाले में ग्रीन वाले का अंश आ गया। अब ये अलग अपना चला जाएगा, ये अपना अलग चला जाएगा, फाइनली दोनों दूर की तरफ चले जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका डाइकाइनेसिस के साथ प्रोफेज़ 1 समाप्त हुआ। प्रोफेज़ 1 समाप्त हुआ तो आप जानते हैं प्रोफेज़ 1 ख़त्म हो रहा है, मियोसिस 2 मतलब मेटाफेज़ 1 शुरू होगा। तब तक ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं? लगभग स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर डिस्क पे पहुँच चुके हैं। जो भी चीज़ें गायब होनी थी, ERGB न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। बस अब यूँ है कि ये अलग है, एक तो दुख है, ऊपर से आ रहा है कौन? स्पिंडल फाइबर। तो ये देखिए आ गया आपका स्पिंडल फाइबर। ये दोनों अभी तक दूर थे प्रोफेज़ 1 में। जैसे ही मेटाफेज़ 1 की शुरुआत होगी, दोनों को वापस से स्पिंडल फाइबर ने अटैच कर लिया। अब मेटाफेज़ में जैसे ही ये आएंगे, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से इसको कहाँ पे ले आएगा? सेंटर पे ले आएगा। लेकिन इस बार क्या डिफरेंस आता है, इसको समझो। इस डिफरेंस को समझते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमारे पास में एक वो है, ग्रीन कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से, और एक बाइवेलेंट ये है। तो यानी ब्लैक और ग्रीन को, सारे के सारे ब्लैक और ग्रीन को आपस में एक साथ लाया गया और दोबारा से पूछा गया कि क्या आपको साथ रहना है? स्पिंडल फाइबर कुछ इस तरह से अटैच थे। तो देखो यहाँ पे 2 लेयर का प्लेट बन रहा है, तो यहाँ पे बनता है डबल मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पे क्या बनता है? डबल मेटाफेजिक प्लेट। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। नॉर्मल माइटोसिस में एक ही प्लेट बना था, यानी 46 क्रोमोसोम लाइन में थे। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम लाइन में? 23 पेयर क्रोमोसोम लाइन में है। याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर हम भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल मेटाफिजिक प्लेट बना, यानी दोनों को वापस से एक बार और बोला गया कि भैया रहना चाहते हो साथ में? दोनों ने कहा ना, अब तो हम किसी भी हाल में साथ नहीं रहेंगे। तो कहा ठीक है, फिर तुम अलग हो जाओ। एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के ऊपर गया, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के नीचे आया। क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए? नहीं, क्रोमोसोम ही ऊपर गया, क्योंकि एक मेल क्रोमोसोम एक फीमेल क्रोमोसोम समझाने के लिए, एक ऊपर गया एक नीचे गया। सेंट्रोमियर यहाँ पे नहीं टूटते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है? 2n/4c, यानी मेटाफेज वाला ही ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग चले गए और आधा पूरी तरह से डिवाइड हो गया, n/2c के 2 बन गए एनाफेज में। बाकी सब में सेम ही था। एनाफेज में आते हैं 2n, यानी 2 जोड़े 23 जोड़े थे, एक ऊपर गया तो 23 में से 23 पेयर में से एक ऊपर गया, 23 गया ऊपर, यानी n। तो वजन जितना था 4c, तो 2 इस तरह से क्रोमेटिड ऊपर गए तो 2c। तो इसीलिए यहाँ पे देखो नंबर भी आधा हुआ, कंटेंट भी आधा हुआ।
इसीलिए इस फेज़ को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। तो एनाफेज़ में क्या हुआ, दोनों के दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चले गए, और जैसे ही दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं ये वापस से क्रोमेटिन क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड, अब क्रोमेटिन में बदल जाएंगे। ठीक है, चलो अब टीलोफेज में क्या हो रहा है, देखो स्पिंडल फाइबर ने खींचा, दोनों अपोजिट पोल पे गए, दोनों वापस से क्रोमेटिन में बदल गए, फिर वही टीलोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, फिर वही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआरजीबी सब के सब गायब हुए थे वो वापस से आ जाएंगे टीलोफेज में। और टीलोफेज 1 जो कि हमने वहाँ पे पूरा पढ़ा, रिवर्स ऑफ किसको कहा जाता है, प्रोफेज कहा जाता है। तो यानी सारी चीज़ें वापस से आ गई और आएगी, तो अब फर्दर क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्दर फिर से साइटोकाइनेसिस होगा, एनिमल सेल है तो सेल फरो बनेंगे, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर के टीलोफेज 1 देखा, टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 देखा और दोनों अलग हो गए। अब देखो ये था मियोसिस 1 कंप्लीट होने में, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, फिर बीच का गैप, फिर यहाँ पे होता है मियोसिस 2, यहाँ पे तैयारी चलती है और इस तैयारी को हम लोग नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। तो यानी गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस। इस दौरान सेल दोबारा से सेंट्रियोल बनाएगी, अपनी तैयारी प्रोटीन्स बनाएगी, फिर से तैयार करेगी। मियोसिस 2 बिल्कुल कॉपी होता है मियोसिस 1 का। हम आपको ऐसे ओरली समझा दे हो क्या रहा है इस पूरे के पूरे फेज के दौरान। तो क्या हो रहा है, G1 S G2, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 के बाद हमारे पास में आ चुके हैं N/2C के 2 सेल। अब ये N/2C के 2 सेल वापस से अपना डिवीज़न स्टार्ट करेंगे और फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2 और फर्दर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। आइए इसी को हम लोग देखते हैं, मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, चलो तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, सिंपल वही चीज़ें, वापस से क्रोमेटिड के बाद ये क्रोमोसोम में बदलना शुरू हो जाएगा। ईआरजीबी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब के सब प्रोफेज 2 में जा कर के गायब हो जाएंगे। जब गायब हो जाएंगे तो फिर सबके सब वापस से कैनेटोकोर डिस्क पहुंचेगा, सबको लाएगा सेंटर पे। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कैसा है, सिर्फ एक प्लेट है, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट 1 है, जबकि मेटाफेज 2 में कितने थे, डबल। वहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट किया था, नहीं किया था। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, एकदम माइटोसिस ही है मियोसिस 2, यहाँ पे सेंट्रोमियर भी स्प्लिट करेंगे। तो देखो जैसे ही मेटाफेज 2 आया, अगला फेज है हमारा एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में, तो एनाफेज 2 में सिंपल सी बात क्या हो रही है, यहाँ पे देखो एनाफेज 1 की तरह, माइटोसिस की तरह, सिंपली याद रखो माइटोसिस की तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टनिंग हुए स्पिंडल फाइबर, दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और जो एक सेल हमारी मौजूद थी N/2C के साथ, ये N/C में बदल जाएगा। बस इतना याद रखें, नंबर कंटेंट हम आपको समाप्त दे देंगे, बस आपको इतना क्या याद रखना है, सेंट्रोमियर किस जगह पे स्प्लिट कर रहा है, 2 में, क्या 1 में, एनाफेज 1 में नहीं। फिर ऐसा है माइटोसिस में भी होता है। चलिए इसके बाद अब आगे हम लोग देखें एनाफेज 2 के, तो नेक्स्ट हमारा फेज है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 जो कि एग्जैक्ट क्या है, आपका टीलोफेज ही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल सी वही बात, टीलोफेज 2 में वापस जो जो चीज़ें गायब हुई थी, यानी रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज इसको कहते हैं, जो जो चीज़ें गायब हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआरजीबी, न्यूक्लियर, वो वापस से बन जाते हैं। और चूँकि एनिमल में हो रहा है तो यहाँ पे सेल फरो बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे सेल फरो बनेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और 1 से 4 सेल बना दिए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम स्टेप्स की बात करें तो देखो G1 में आपका 2N/2C, S में 2N/4C, G2 में 2N/4C वो एंटर करता है यहाँ पे प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में जब एंटर कर रहा था उसके पास था 2N/4C, मेटाफेज में जब एंटर कर रहा था 2N/4C। यहाँ पे ट्विस्ट है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2N/4C वाले जो हमारे एक सेल थे वो टूट के N/2C
n/2c में बदल जा रहा है। अब यही n/2c हम किसी एक सेल को लेके चलते हैं, तो यहाँ से n/2c आगे बढ़ा, फिर प्रोफेज 2 में एंटर किया n/2c, फिर मेटाफेज 2 में एंटर किया n/2c, फिर वापस यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आएगा, तो इस जगह पे ट्विस्ट आएगा एनाफेज में। जैसे ही ये एनाफेज में एंटर किया, n/2c वाला फर्दर n/c और n/c के 2 बना दिए गए, यानी 1 से हमने स्टार्ट किया था, 1 से, तो इस तरह से 2 बन गए, और 2 से स्टार्ट करते हैं तो 4 बन जाते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे n/c के 4 बन गए हैं। तो यही है हमारा ओवरऑल मियोसिस का स्टेप। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, डिफरेंसेस की बात करें तो ये आपके पास में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। इन डिफरेंसेस को अच्छे से आप लिख करके याद कीजिए कि प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 में क्या डिफरेंस है। और चलो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हर एक इंसान में, जैसे हमने देखा है कि हमारे पिताजी के पास में भी सेल में 46 क्रोमोसोम है, माता जी में भी 46 है, और हमारे में भी 46 है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये है कमाल आपका मियोसिस का। पिताजी का कुछ और स्ट्रक्चर था, माताजी की कुछ और थी, आप में कुछ और आया है, यानी वेरिएशंस। तो अगर आपको वेरिएशंस चाहिए तो आपको क्या चाहिए? मियोसिस ज़रूरी है वेरिएशंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मियोसिस माइटोसिस हमने आपको समाप्त कर दिया। अब आपको कुछ भी डाउट्स है, किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।